नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं जयप्रकाश करदम जी के द्वारा लिखी हुई एक प्रसिद्ध दलित कहानी तलाश। क्योंकि इस समय हम लोग दलित विमर्श के अंतर्गत सम्मिलित प्रमुख कहानियों का वाचन कर रहे हैं, तो तलाश कहानी को उसी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कहानी पर जाने से पहले संक्षिप्त सा परिचय जानेंगे जयप्रकाश करदम जी का, जिनका जन्म 5 जुलाई 1958 को ग्राम इंदरगढ़ी हापुड़ रोड गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में हैं गूंगा नहीं था मैं, तिनका तिनका आग, बस्तियों से बाहर, राहुल, ये सब कविता संग्रह हैं। करुणा, शमशान का रहस्य, छप्पर, यह उपन्यास, तलाश, खरोंच कहानी संग्रह है। जर्मनी में दलित साहित्य, अनुभव और स्मृतियाँ, यात्रा वृत्तांत हैं। मेरे संवाद, इनका साक्षात्कार है। श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी का समाज शास्त्रीय अध्ययन आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यह अम्बेडकरवादी दलित साहित्य से भी जुड़े रहे हैं और दलित साहित्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं इन्होंने लिखी। आपको विभिन्न सम्मानों से भी विभूषित किया गया, जिनमें से प्रमुख है केंद्रीय हिंदी संस्थान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार, हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा विशेष योगदान सम्मान आदि अनेक साहित्यिक संस्थाओं द्वारा आपको विभिन्न सम्मान प्राप्त हुए हैं। तो ऐसी महान विभूति की एक प्रसिद्ध रचना है तलाश। तो चलते हैं इनकी कहानी पर। किराए के लिए मकान तलाश करना रामवीर सिंह के लिए एक छोटी समस्या नहीं थी। एक सप्ताह से वह गेस्ट हाउस में रह रहे थे। हालांकि शहर में उपलब्ध होटलों की तुलना में गेस्ट हाउस महंगा नहीं था, लेकिन गेस्ट हाउस में रहने की एक सीमा थी। अधिक समय तक वहां नहीं रहा जा सकता। गेस्ट हाउस में भोजन आदि की सुविधा नहीं थी। चाय खाना सबके लिए उनको बाहर किसी होटल या ढाबे पर जाना पड़ता था। एक बार दफ्तर में आ जाने पर रामवीर सिंह का बाहर जाने का मन नहीं करता, इसीलिए कई बार वह खाना खाने के बजाय फल आदि खाकर ही काम चला लेते थे। रामवीर सिंह एक सरकारी अधिकारी थे। बहुत से लोगों के साथ उनका रोज का संपर्क था। ऐसे में कोई उन्हें ढाबे पर खाना खाते देखेगा तो क्या सोचेगा? विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी भी उसे देख सकता है। उसके मन में यह भाव हमेशा ही बना रहता था। फोन पर ही उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत महसूस होती थी। किसी से फ़ोन पर कोई बात करनी हो तो उसके लिए उनको गेस्ट हाउस के स्वागत पटल पर या किसी टेलीफोन बूथ पर जाना पड़ता। इसके अलावा रामवीर सिंह को लिखने पढ़ने की आदत थी और इन दिनों वह प्रशासन और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के अंतर्गत एक पुस्तक लिख रहे थे। उसके लिए भी उनकी तन्मयता नहीं बन पा रही थी। लिखने के लिए जिस तरह का वातावरण वह चाहते थे, उनको वहाँ नहीं मिल पा रहा था। इन सब कारणों से गेस्ट हाउस में रहना उनको काफ़ी असुविधाजनक लग रहा था। एक सप्ताह से रामवीर अपने लिए एक सुविधाजनक मकान किराए पर ढूंढ रहे थे। ऐसा मकान जो ज़्यादा ना बड़ा हो, किंतु 2 कमरों का सेट ज़रूर हो, जिनमें एक कमरा बेडरूम और दूसरा ड्राइंग रूम के काम में आ सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि मकान में किसी तरह का शोर या डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि उनका लिखना पढ़ना निर्बाध चल सके। कई मकान उन्होंने देखे पर पसंद नहीं आए, और एक जो 2 पसंद आए, उन मकानों के मालिकों ने ऐसी शर्त रखी जो उन्हें स्वीकार्य नहीं थी। दूसरे शहरों की तरह यह शहर भी जातिवाद से मुक्त नहीं था। जातीय भेदभाव और छुआछूत को वह इस एक सप्ताह के भीतर अच्छी तरह से देख चुके थे। हालांकि जातीय घृणा और छुआछूत का व्यवहार दलितों के साथ होता था और वह भी दलित थे, लेकिन उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार अभी तक नहीं हुआ। उसका एक बड़ा कारण यह था कि उनके नाम से उनकी जाति की कोई गंध नहीं आती थी, जिससे यह पता चलता कि वह दलित हैं। दूसरे उच्च शिक्षित और अधिकारी थे। उनके रहन सहन और खान पान का परिष्कृत ढंग था। तीसरे, वह किसी बस्ती या कॉलोनी में न रहकर अभी तक गेस्ट हाउस में रह रहे थे। रामवीर सिंह जो भी मकान अभी तक देखे थे, संयोग या असंयोग से वे सब ब्राह्मण या बनियों के थे, और मकान मालिकों के द्वारा रखी गई शर्तों में अन्य शर्तों के अलावा यह कॉमन शर्त थी कि मकान में मांस, मछली, अंडा आदि कुछ भी नहीं पकाया जाएगा और ना ही खाया जाएगा। रामवीर सिंह अंडा मांस खाने के आदी थे। उनका लगभग प्रत्येक संडे मटन डे होता था। इसीलिए मकान मालिकों की अंडा मांस नहीं खाने की शर्त उनको असुविधाजनक लगती थी और इस शर्त को स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन गेस्ट हाउस को खाली करने का समय आ गया, इसीलिए उनको अपने आप से समझौता करना पड़ा और यह निश्चय कर लिया कि वह अंडा मांस नहीं खाने की शर्त को मान लेंगे। जो भी ठीक ठाक सा मकान मिल जाएगा उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। शाम को दफ्तर से निकलकर वह दफ्तर के एक साथी के साथ मकान देखने गए। मकान किसी गुप्ता जी का था,
2 मंजिला मकान था। नीचे के हिस्से में, जो काफ़ी बड़ा था, गुप्ता का अपना परिवार रहता था। ऊपर की मंजिल में 2 कमरे, रसोई, गुसलखाना और शौचालय था। कमरे के आगे छोटा सा बरामदा था। बाकी सारी छत खुली थी। बिजली पानी का मुकम्मल इंतजाम था। धूप, हवा आदि की दृष्टि से भी मकान बिल्कुल ठीक था। ऊपर आने जाने के लिए अलग से बाहर से सीढ़ियाँ थी। मकान का यह हिस्सा किराए पर उठाने के लिए ही बनवाया गया था और शांत सहज रूप से रहने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। रामवीर सिंह द्वारा अब तक देखे गए सारे मकानों में यह मकान सबसे उपयुक्त था। उनको मकान पसंद आ गया था। उन्होंने तुरंत हामी भर दी, मकान मुझे पसंद है। दूसरे मकान मालिकों की तरह गुप्ता ने भी बात पक्की करने से पहले रामवीर सिंह से उनके बारे में सामान्य जानकारियाँ ली। आपका नाम क्या है? गुप्ता का पहला सवाल था। मुझे आरवी सिंह कहते हैं, रामवीर सिंह ने जवाब दिया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गुप्ता ने दूसरा सवाल किया। मैं बुलंदशहर जिले का रहने वाला हूँ, रामवीर सिंह ने कहा। सिंह साहब, आप क्या करते हैं? गुप्ता ने अगला सवाल किया। मैं व्यापार कर अधिकारी हूँ, रामवीर सिंह ने बताया। व्यापार कर का नाम सुनते ही गुप्ता के बात करने का ढंग बदल गया। जहाँ पहले वह मकान मालिक के दम्भ के साथ बात कर रहा था, अब रामवीर सिंह को अदब से साहब संबोधन में बुलाने लगा और विनम्रता पूर्वक बातें करने लगा। मकान में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी साहब, न किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस होगा। यदि किसी चीज़ की कोई कमी दिखाई देती हो तो बता दें, मैं तुरंत पूरी करवा दूंगा। गुप्ता के हाव भाव और बातचीत के ढंग से रामवीर सिंह ने सहज ही भांप लिया कि गुप्ता साहब क्यों इतनी इज्जत देने लगे, और उन्होंने समझ लिया कि यह व्यापारी हैं, इसीलिए यह कर निर्धारण में लाभ पाने के लिए देर सवेर मदद करने को जरूर कहेंगे। किंतु तब की तब देखी जाएगी। यह सोचकर उन्होंने गुप्ता का मकान किराए पर लेने का मन बना लिया। कितना किराया होगा मकान का? रामवीर सिंह ने पूछा। अरे किराए की क्या बात है साहब, आपका मकान है, आप ठाठ से रहें, गुप्ता ने कहा। फिर भी जो वाजिब समझते हैं वह बताइए। पहले वाले किराएदार से भी तो आप कुछ लेते ही रहे होंगे, रामवीर सिंह ने कहा। पहले की बात छोड़िए साहब, वह 300 रुपये महीना देते थे, बिजली पानी अलग। लेकिन आपको जो उचित लगे वह दे दें। पिछले किराएदार का हवाला देकर गुप्ता ने प्रकारांत से किराया बता दिया। रामवीर सिंह को मकान का किराया कुछ ज़्यादा लगा, लेकिन उनको मकान लेना था और यह मकान उन्हें उपयुक्त लगा, इसीलिए उन्होंने गुप्ता द्वारा बताए गए किराए पर मकान लेने की सहमति दे दी। तब ठीक है, उतना किराया मैं भी दे दूंगा। गुप्ता के लिए ऐसी अच्छी और बात क्या हो सकती थी। रामवीर सिंह उसके लिए बताए किराए पर मकान लेने के लिए तैयार हो गए। वह तुरंत बोला, उनकी कोई बात ही नहीं है साहब, मकान आपके लिए है, आप जब चाहे इसमें शिफ्ट हो जाएं। आप बता दें किस दिन आपको शिफ्ट करना है, तो मैं एक बार इसकी ठीक से सफाई करवा दूंगा आपके आने से पहले। रामवीर सिंह भी देर करने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने कह दिया, आप सफाई करवा दें, मैं कल ही शिफ्ट करूंगा। गुप्ता ने आश्वस्त किया, बहुत अच्छी बात है साहब, कल सुबह से ही सफाई हो जाएगी। आप जब भी आएंगे आपको मकान एकदम साफ मिलेगा। मकान तय हो गया। रामवीर सिंह ने राहत की सांस ली। तब ठीक है गुप्ता जी, अब हम चलते हैं, कल शाम को ही मैं अपना सामान लेकर आऊँगा, रामवीर सिंह ने कहा और सीढ़ियाँ उतरकर मकान से बाहर आ गए। उनका साथी और गुप्ता भी उनके पीछे पीछे सीढ़ियाँ उतर आए। अगले दिन ही रामवीर सिंह ने गेस्ट हाउस से अपना सामान उठाया और गुप्ता के मकान में शिफ्ट कर लिया। रामवीर सिंह यहाँ अकेले रहते थे। उनका परिवार बुलंदशहर में ही रहता था। उनका दफ्तर 10 बजे लगता था। सुबह को वह नाश्ता करके 9:30 बजे घर से निकल जाते और शाम को 6-7 बजे के बाद लौटते। वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरते और धीरे धीरे चढ़ जाते। गुप्ता के परिवार या आसपास में अन्य किसी के साथ बहुत ज़्यादा वास्ता वह नहीं रखते थे। आते जाते यदि गुप्ता से उनका आमना सामना हो जाता तो गुप्ता बहुत विनम्रता और अदब के साथ झुककर उनसे नमस्ते करता और गर्मजोशी से पूछता, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है साहब? यदि कभी कोई दिक्कत महसूस हो तो बताइएगा, आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। रामवीर सिंह भी उतनी गर्मजोशी के साथ मुस्कुराकर नमस्ते का जवाब देते और कहते, नहीं, मैं बहुत मज़े से हूँ, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। घर से थोड़ी दूर ही सड़क के आखिरी छोर पर मंदिर था। रोज़ सुबह शाम वहाँ पूजा अर्चना करने वालों की भीड़ लगी रहती थी। हालांकि मोहल्ले के अधिकांश लोगों के घरों में छोटे छोटे मंदिर थे और उनमें अपने अपने आराध्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखकर उनके आगे धूप बत्ती जलाकर वे उनकी पूजा कर लिया करते थे। लेकिन मोहल्ले के मंदिर में भी वे नियमित रूप से जाते थे। मोहल्ले भर के स्त्री पुरुष मंदिर में पूजा प्रार्थना के लिए जाते। प्रतिदिन मंदिर जाना गुप्ता का भी नित्य नैमित्तिक धर्म था। आंधी तूफान टले भले ही,
लेकिन गुप्ता का मंदिर जाना नहीं टल सकता। मंदिर में पूजा करके तिलक लगवाए बिना उसके दिन की शुरुआत नहीं होती। गुप्ता के मकान में रामवीर सिंह एडजस्ट हो गए। दोपहर का खाना वह बाहर खाते थे, लेकिन सुबह का नाश्ता और शाम का खाना खुद बनाते थे। शुरू में कुछ दिन तक घर में झाड़ू लगाने और बर्तन धोने का काम उन्होंने खुद किया, लेकिन इस बीच एक दो बार ये काम करते हुए अचानक साथी अधिकारियों के आ जाने पर उनको शर्म का अनुभव हुआ। उनके साथियों ने भी उन्हें टोका कि कोई काम वाली लगा लो। उन्होंने घर में कूड़ा उठाने के लिए आने वाले सत्तू से कह रामवती को बर्तन और घर की सफाई के लिए लगवा लिया। गुप्ता की पत्नी को जल्दी ही इस बात का पता चला कि रामवीर सिंह रामवती से घर की सफाई करवाते हैं। उसने तुरंत यह बात शिकायती स्वर में गुप्ता के कानों में डाली। सुनो जी, ये आरवी सिंह रामवती से घर की सफाई करवाता है। सुनकर गुप्ता को भी यह बात अच्छी नहीं लगी। उसे एकाएक इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वह अपनी पत्नी से बोला, क्या कह रही हो तुम? भला एक सभ्य शिक्षित और अफसर आदमी रामवती जैसी औरत से घर की सफाई क्यों करवाएगा? लेकिन उसकी स्त्री ने अपनी बात को पुष्ट किया। मैं सही बात कह रही हूँ जी, पहले तो मुझे भी यकीन नहीं आया इस बात पर, लेकिन मैं खुद रामवती को सुबह शाम जीना चढ़कर ऊपर आते जाते देखती हूँ और उसे पूछा है। उसी ने बताया कि वहाँ हम साफ सफाई का काम करते हैं। अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर गुप्ता कुछ सोच में पड़ गया। गुप्ता को चुप देख उसकी पत्नी ने उसे टोका। देखो जी, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। आरवी सिंह से कह दो वह रामवती से सफाई करवाना बंद कर दे, हम अपने घर को। गुप्ता ने जैसे सोच विचार पूरा कर लिया था। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन यह ठीक नहीं होगा। तो फिर? गुप्ता की पत्नी ने प्रश्न सूचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। आरवी सिंह एक अफसर है, उससे कई काम पड़ सकते हैं, इसलिए उसको इस तरह कहने की बजाय दूसरे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। गुप्ता ने समझाने की कोशिश की। गुप्ता की पत्नी जैसे कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी। उसने गुस्साए स्वर में कहा, अफसर हैं तो क्या हमारा धर्म बिगाड़ेंगे? वे ज़रूरत पड़ने पर जिसके मुंह में चांदी का जूता मारोगे वही काम कर देगा। फिर आरवी सिंह का मुंह हाथ में लेने की क्या ज़रूरत? गुप्ता ने अपनी पत्नी को समझाना जारी रखा और बोला, मुंह हाथ में लेने की बात नहीं है। 2-4 दिन के लिए तुम अपना मुंह सी लो और किसी से इस बात का जिक्र मत करो। मैं इसी बीच कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। हो सकता है कि खुद आरवी सिंह को रामवती के बारे में पता चल जाए और वह उसे सफाई करवाना बंद कर दे। गुप्ता की इस बात में उसकी पत्नी को कुछ दम लगा या नहीं, किंतु वह गुप्ता की मानकर फिलहाल चुप हो गई। रामवीर सिंह ने महसूस किया कि खाना आदि बनाने में उनका बहुत सारा समय लग जाता है। उन्हें इस समय को बचाकर पुस्तक लिखने में लगाना चाहिए। मन में यह विचार कर उन्होंने किसी काम वाले से खाना बनवाने का निश्चय किया, लेकिन खाना बनाने वाली कहाँ से ढूंढें? कई दिनों तक वह इस विषय में सोचते रहे। उन्होंने सोचा, गुप्ता से कह देता हूँ, वह कोई इंतजाम करवा देगा। लेकिन तभी उनका ध्यान रामवती पर गया। उन्होंने सोचा, साफ सफाई का काम तो वह करती ही है, क्यों न खाना भी इससे से ही बनवा लिया जाए। यदि रामवती खाना बनाने को तैयार हो जाए तो फिर 2 काम वाली रखने की क्या ज़रूरत है? अलग से दूसरी काम वाली रखने की बजाय रामवती को ही थोड़े और ज़्यादा पैसे दे दूंगा, बुरा क्या है? यह दोनों के लिए ठीक रहेगा। यह सोचकर उन्होंने रामवती से बात की। रामवती, क्या तुम मेरा खाना बना सकती हो? रामवती को एक अतिरिक्त काम मिल रहा था। अपनी आर्थिक तंगी के चलते उसको पैसों की ज़रूरत भी थी। उसने तुरंत हाँ कर दी। हाँ, मैं बना देगी साहब। तब कल से ही शुरू कर दो, उन्होंने रामवती से कहा। ठीक है साहब, रामवती ने कहा, और अगले दिन से ही रामवीर का खाना बनाना शुरू कर दिया। रामवती से खाना बनवाते हुए रामवीर सिंह को अभी 2 दिन ही हुए कि गुप्ता की पत्नी को इस बात का पता चल गया और उसने गुप्ता से कहा, देखो जी, अब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा है, अब बर्दाश्त नहीं होगा। गुप्ता सहसा अपनी पत्नी के गुस्से के कारण को नहीं समझ सके। उन्होंने पूछा, लेकिन क्या बर्दाश्त नहीं होगा, अब बताओ, या कुछ ऐसे ही बताती रहोगी? गुप्ता की पत्नी पूरी तरह गुस्से से भरी हुई थी। गुप्ता के इतना कहते ही फट सी पड़ी। अब तक तो आरवी सिंह केवल सफाई ही करवाता था रामवती से, अब उससे खाना भी बनवाने लगा है। किचन में स्लैब, नल, हर चीज़ को हाथ लगाती है वह। यह सुनकर गुप्ता को झटका सा लगा, लेकिन उसने संयम से काम लिया और पत्नी से बोला, तुम चिंता मत करो, मैं आरवी सिंह से इसके बारे में बात करूँगा। अगले दिन सुबह को ऑफिस जाते समय ही गुप्ता ने रामवीर सिंह को टोक दिया, साहब, आप रामवती से खाना बनवाते हैं? हाँ, रामवीर सिंह ने कहा और पूछा, क्या हुआ? हुआ क्या है? कुछ हुआ है क्या? नहीं,
हुआ तो कुछ नहीं है साहब, पर अच्छा रहेगा यदि आप रामवती के बजाय किसी और से खाना बनवाओ। गुप्ता ने विनयपूर्वक अपना सुझाव रामवीर के समक्ष रखा। रामवीर सिंह कुछ समझ नहीं पाए कि गुप्ता रामवती से खाना नहीं बनवाने के लिए क्यों कह रहे हैं। उन्होंने जानना चाहा, क्यों, रामवती में क्या कमी है? वह खाना बना देती है तो इसमें क्या गलत है? गलत है साहब, तभी तो आपसे कह रहा हूँ, आपको रामवती से खाना नहीं बनवाना चाहिए। गुप्ता ने फिर अपनी बात पर बल दिया। गुप्ता की बात का रहस्य रामवीर की समझ में नहीं आ रहा था। उसने जोर देकर पूछा, लेकिन क्यों? आप नहीं जानते साहब, रामवती चूहड़ी है। एक चूहड़ी से खाना बनवाएंगे आप? मांस मछली पता नहीं क्या क्या खाती है, मुझे तो सोच कर ही घिन आ रही है। वह रसोई घर के अंदर घुसकर सब चीज़ों को छुएगी। गुप्ता ने रहस्य से पर्दा हटा दिया। गुप्ता की यह बात रामवीर सिंह को अच्छी नहीं लगी, बल्कि बुरी लगी। उन्होंने गुप्ता से कहा, चूहड़ी है तो क्या हुआ, तो वह भी इंसान ही है, और फिर वह साफ सुथरी रहती है। लेकिन रामवीर सिंह की इस बात पर गुप्ता का कोई असर नहीं पड़ा। उसने कहा, इंसान तो सब हैं साहब, पर इंसान इंसान में भेद होता है। सब इंसान बराबर नहीं होते। हजारों सालों से समाज में यह भेद बना हुआ है। समाज के बीच समाज के अनुसार ही चलना पड़ता है साहब। समाज जिन बातों को मानता है, हमको वही बातें माननी ही पड़ती हैं। यदि मोहल्ले में यह बात चल गई कि हमारे घर के अंदर चूहड़ी खाना बनाती है, तो मुसीबत हो जाएगी साहब। लेकिन खाना तो उससे मैं अपना बनवाता हूँ। जब मुझे कोई एतराज़ नहीं है तो किसी और को क्या दिक्कत होगी? रामवीर सिंह ने प्रश्न सूचक दृष्टि से गुप्ता की ओर देखा है। ठीक है, आप खाना बनवाते हैं साहब, पर मकान तो मेरा है। एक चूहड़ी के प्रवेश करने से रसोई घर अपवित्र होता है मेरा तो। गुप्ता के इन शब्दों में उसका मालिक होने का दम उभर आया। रामवीर सिंह को गुप्ता का जवाब बहुत अटपटा लगा। वह बोले, आपकी बात कुछ जच नहीं रही है मुझको गुप्ता जी। हमें इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। ये बातें बहुत पुरानी हैं और पीछे छूट चुकी हैं। हमारा संविधान जिससे हमारा देश चलता है, उसकी नज़र में सब बराबर हैं। कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं, छूत या अछूत नहीं है। रामवीर सिंह ने गुप्ता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन गुप्ता अपनी बात पर अड़िग रहा। वह कुछ समझने के लिए तैयार नहीं था। वह बोला, संविधान से देश चलता है साहब, समाज नहीं। समाज परंपराओं से चलता है। इस पूरे मोहल्ले में ब्राह्मण बनिए रहते हैं, धर्म कर्म से चलते हैं। आपको मेरी बात जच नहीं रही है तो देख लीजिए साहब, आप रामवती से ही खाना बनवाना चाहते हैं तो आपको मकान खाली करना पड़ेगा। गुप्ता के मुँह से यह बात सुनकर रामवीर सिंह सन्न रह गए। भेदभाव की इतनी दुर्गंध इन लोगों के मन में भरी हुई है। उन्होंने सोचा, कोई अन्य बात हो तो मानी जा सकती है, जैसे वह गंदी रहती हो, उसमें चोरी चकारी की आदत हो, या उसे खाना ठीक से बनाना नहीं आता हो। पर रामवती में ऐसी कोई बात नहीं है। वह खाना बनाने में कुशल और निहायत ही सुशील ईमानदार महिला है। इसलिए केवल इस आधार पर उसे खाना नहीं बनवाना है कि वह चूहड़ी है, इस बात का कोई औचित्य नहीं। ऐसा करना तो जातिवाद को बढ़ावा देना है। गुप्ता की बात मानकर रामवती से खाना बनवाना बंद कर देता तो छुआछूत और जातिवाद के सामने हथियार डाल देना होगा, जो समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसका विरोध मैं आज तक करता आया हूँ। रामवीर सिंह ने मन में निश्चय किया कि वह रामवती से खाना बनवाना नहीं बंद करेंगे, और उन्होंने गुप्ता को जवाब दे दिया, यदि यह बात है तो मैं आपका मकान खाली करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जातिगत भेदभाव के आधार पर मैं रामवती से खाना बनवाना नहीं बंद करूँगा। और ऑफिस जाने के बजाय वह नए मकान की तलाश में निकल पड़े। तो इस तरह आपने सुना तलाश कहानी। जयप्रकाश करदम की लिखी हुई एक प्रसिद्ध कहानी है, जो जातिवाद और शोषण पे बहुत ही निर्मम प्रहार करती हुई कहानी है। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, जातिवाद का उन्होंने इस कहानी के माध्यम से यथार्थ वर्णन किया है। तो आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई हुई होगी। तो फिर मिलेंगे हम इसी तरह नए तथ्य के साथ, और दलित विमर्श से संबंधित समस्त कहानियों की एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, जिससे आपको अलग अलग कहानियाँ नहीं ढूंढनी पड़े, क्योंकि हमारे चैनल में दलित विमर्श से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों का संकलन किया गया है। तो आप उन्हें अवश्य सुनें। और इसके साथ साथ ही हमारे चैनल में यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानियों का भी वाचन किया गया है, तो आप उन्हें भी अवश्य सुनें और लाभ प्राप्त करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारा भी सहयोग करें। और
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सहयोग की हमें भी बहुत ही आवश्यकता है। तो फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।